हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के लिए पीटी एग्जाम में 7 से 8 नंबर यहाँ से नेसेसरी पूछा जाता है। उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो भी करवा देंगे। तो इसमें क्योंकि डाटा बेस ज़्यादातर रहता है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी से 20 दिन का टाइम है। इसको जितना याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 सवाल आने की संभावना है। करंट में 8 से 9 सवाल 10 सवाल यहाँ से फिक्स रहते हैं, मतलब रहती है। आगे हम सेंसस का और भी जो जहाँ से सवाल वगैरह पूछे जाते हैं मैं वहाँ से जो है आपको लेकर आऊँगा। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल विद्यार्थी देख के। ठीक है, हम लोग पहले आर्थिक सर्वेक्षण पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे बजट पे। कहता है 29 जनवरी 2026 को, याद रखिएगा इसको क्योंकि देखना जरूरी है। देखिए 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कौन? तो वित्त मंत्री वर्तमान निर्मला सीतारमण ही है। आर्थिक सर्वेक्षण को उन्होंने 29 जनवरी 2026 को पेश किया। कब किया? 29 जनवरी 2026 को पेश किया। उस दिन रविवार का दिन तो बजट का दिन था, मतलब 29 जनवरी को संसद में पेश किया। कहता अर्थव्यवस्था की स्थिति, पहले उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई कि हमने मतलब जो है 2025 से 26 में क्या क्या हासिल किए। तो कहता है वित्त वर्ष 2025 में जो जीडीपी वृद्धि दर था वो 7.4% था। कितना था? तो जीडीपी वृद्धि दर जो था वो 7.4% था। याद रखिएगा 7.4%, तो 7.5% हम लोग मान के चल सकते हैं। जबकि जीवीए आप समझ सकते हैं, जिन्होंने भी फाउंडेशन करा होगा उसको जीवीए पता होगा। जीवीए मूलवर्धन जो है 7.3% था। कितना था? 7.3%। जीडीपी वृद्धि दर जो था वो 7.4 था, जबकि जीवीए जो है सकल मूलवर्धन जो था, जिसको हम लोग जीवीए भी बोलते हैं, ये 7.3% रहने की संभावना थी। कहता है भारत की संभावित विकास दर जो है 7% आंकी गई है। कहता है संभावित विकास दर कितना आंकी गई है? 7% आंकी गई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब। पहला क्या हो जाएगा? पहला जो है जीडीपी, पहला जो बोलेंगे तो जीडीपी भी वृद्धि दर जो हो जाएगा वो 7.4%, जीवीए 7.3%, और विकास दर कितना था? 7%। कितना था? 7%। आगे देखिए, कहता है 2026 से 27 में वृद्धि दर रहने कितना अनुमानित है। ये डाटा आप नोट करके लिख लीजिए, फिक्स है पूछेगा। इसका डाटा, आईएमएफ का डाटा, वर्ल्ड बैंक का डाटा, खास करके ये सब बहुत ज़्यादा याद करके रखिएगा, ठीक ना। और आप फिक्स रहिए, क्योंकि देखिए जून जून लगभग 6 महीना हो जाता है, तो 2 तिमाही का जो भी था सीआरआर एसएलआर ये सभी मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी तो इसमें वृद्धि होगी नहीं, और क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इसी 6 महीने के भीतर बनेगा बजट से। तो मैं सीआरआर एसएलआर ये सभी बता मतलब उसका भी मैं एक डाटा लेके आऊँगा और वो भी बता दूंगा। तो याद रखिएगा, अभी वर्ष 26-27 में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। 6.8 से 7% दूर रहने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है राजकोषीय स्थिति। तो राजकोषीय स्थिति मोटा मोटी ये समझिए कि भारत सरकार के पास जो है अभी राजकोषीय स्थिति में क्या क्या है, अर्थात उसके पास कितने पैसे हैं या उसकी ब्यौरा क्या है, तो ये सब जानकारी को ही राजकोषीय स्थिति कहते हैं। कहता है वित्त वर्ष 2024 से 25 में केंद्र सरकार राजस्व प्राप्ति जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी थी। देखिए, इसका मेन रीजन क्या होता है कि कोरोना के बाद का टाइम पीरियड है ना, जो इकोनॉमिक में उछाल मारा है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि 2024 से 25 में केंद्र की राजस्व प्राप्ति, यानी जो सरकार को पैसा प्राप्ति हुई थी, जीडीपी का टोटल 9.2% तक बढ़ी थी। अर्थात उसकी तुलना में कितना बढ़ी थी? 2023 से 24 की तुलना में 2024-25 में 9.2% तक बढ़ी थी, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। आगे देख लीजिए क्या कहता है। आगे कहता है आयकर रिटर्न भरने वाले, पहले जो था आयकर रिटर्न भरने वाले वो 6.9 करोड़ थे, मगर अभी बढ़ के जो है 9.2 करोड़ हो गए हैं। अब देखिए आयकर रिटर्न क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी इनकम टैक्स वगैरह भरता है तो सेल्स टैक्स वगैरह उसका कट के सरकार उसी के पास अपने पास रखती है, बाद में फिर कोई भी रिटर्न भर के उसको वापस ले सकती है। कुछ परसेंट उसका जो सरकार अपने पास उसको जो है रिटर्न कर देती है। इसको सेल्स टैक्स वगैरह सब बोलते हैं। याद रखिएगा, पहले 6.9 करोड़ था, अभी 9.2 करोड़ हो गया, लगभग 3 करोड़ की मतलब जो संख्या बढ़ चुकी है। कहता है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ। सितंबर से 2025 तक जो है लगभग, पिछले साल की हम डाटा बात करें, अप्रैल से दिसंबर 2025 तक तो कितना जीएसटी मतलब जो है जमा हुआ था? 17.4 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी संग्रह हुई थी। कहता है मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये डाटा बहुत पूछता है। कहता है सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई देशों के निचले स्तर 2.2% पर आ गया था। कहता है सूद एनपीए 0.5% है। कहता है सितंबर 2025 में सकल एनपीए जो है घटकर 2.2% हो गई, जो कई देश की तुलना में बहुत नीचे हो गई थी। सूद एनपीए अभी भी 0.5% रहा है। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, कहता है अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5% रही है। अनुसूचित बैंक वगैरह जो है उसकी ऋण की वृद्धि के तहत 14.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। कहता देखिए वित्त समावेशन और पूंजी बाजार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक जो है 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्र से। ये डाटा बहुत याद रखिएगा। कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है मार्च 2025 तक लगभग 55 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें से 36 करोड़ खाते तो ग्रामीण लोगों ने, यानी 66% लोग खाली ग्रामीण क्षेत्र से। कहता है मुद्रा योजना के तहत अभी तक 36.18 लाख करोड़ रुपया जो है वितरित किया गया है। अगला आता है शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या लगभग 12 करोड़ बढ़ गई है। याद रखिएगा, शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या कितना बढ़ गई है? 12 करोड़ बढ़ गई। कहता है गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ है। अब देखिए बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन। कहता है बीते वर्ष 25 में कुल निर्यात रिकॉर्ड जो है, निर्यात मतलब हम लोग कितना बिलियन डॉलर का सामान बेचे 825.3 बिलियन डॉलर का निर्यात, मतलब हो गया हम किसी देश को अपना सामान बेचते हैं तो 825.5 बिलियन डॉलर कितना का बेचे हैं? 825 याद रखिएगा, हम लोग कितना निर्यात किए हैं तो 2025 में तो 825.3 बिलियन, 825.3 मतलब 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछ सकता है। कहता है सेवा निर्मित में 13.6% वृद्धि के साथ रिकॉर्ड में 387.6 अरब डॉलर रहा। सेवा जो होता है, आप लोग सेक्टर पढ़े होंगे, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, तो उसी में सेवा सेक्टर तृतीय सेक्टर का भाग होता है। उसमें कहता है सेवा निर्यात में, अर्थात हम लोगों ने सेवा जो मतलब निर्यात के बेचे हैं उसमें लगभग 13.6% की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है? 13.6% की वृद्धि हुई है। 13.6% की वृद्धि हुई है, और जो है वृद्धि के साथ रिकॉर्ड भी बनाया कहता है 287.6 अरब डॉलर का। अगला देखिएगा जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 701, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पूछ देगा वर्तमान में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार करता है 701 तो अमूमन यही था। 2071 में भी किसी ने पूछा था, उस टाइम 600 बिलियन डॉलर था भारत के पास। तो याद रखिएगा अभी 701 बिलियन डॉलर 1.4 बिलियन डॉलर हो गया। तो वीवीआई आप लिख के ले लीजिए, ये वीवीआई है, ठीक ना। ये डाटा आपसे पूछा ही जाएगा किसी भी हालत में। 701.04 बिलियन डॉलर भारत के पास। और इससे हम लोग कितने दिन तक आयात कर सकते हैं? 11 महीने। कितने दिन तक आयात कर सकते हैं? 11 महीने हम विदेशी सामान को खरीद सकते हैं लगातार। तो याद रखिएगा ये दोनों डाटा है, क्योंकि अभी युद्ध वगैरह चल रहा है, तो ये डाटा फिक्स है कि पूछने का चांस ज़्यादातर रहेगा। 701 कितना विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास? तो 701.4 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा। अगला देखिए, कहता है बीते वर्ष 2024 में भारत में 135.4 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई है। कहता है 24-25 का जो सेशन था उसमें जो 135.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर का जो है धनराशि भारत को प्राप्त हुई थी। आगे देखिएगा सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। याद रखिएगा सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब देखिए इसमें क्या होता है। कहता है वर्तमान में 23 IIT, याद रखिएगा 23 IIT 21 IM और 20 एम्स हैं। कितने हैं? 23 IIT 21 IM और 20 एम्स हैं। कहता है सितंबर 2025 में देश में कुल जो है 56.2 करोड़ रुपये लोग कार्यरत थे। 56.2 करोड़ लोग जो है कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर घट गई। याद रखिएगा इंपोर्टेंट डाटा 4.8% रह गई है। पूछ देगा वर्तमान बेरोजगारी दर घट के कितना रह गया? 4.8%। वीवीआई पॉइंट है, 4.8% रह गई है। 4.8%। आप इसको कहीं लिख सकते हैं, 4.8% लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। कहता है 2023 से 24 में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितना हुआ? वीवीआई क्वेश्चन 41.7%। महिला की भागीदारी कितना बढ़ गई है श्रम बल में? 41.7%। महिला की भागीदारी कितनी बढ़ गई है? 41.7%। याद रखिएगा। अगला देखिए, कहता है सेवा क्षेत्र। कहता है जीडीपी में सेवा का हिस्सा 3.6% है। वीवीआई क्वेश्चन दे देता है, तीनों क्षेत्र दे देगा, उसका परसेंटेज देगा मिलाने। याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का जो योगदान है भारत में अभी 53.6% है। 53.6%, जो सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। सारे तीनों सेक्टरों में सबसे ज़्यादा अधिक किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का योगदान 53.6%, लगभग आधा से ज़्यादा। कहता है भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अभी भी हम इतना योगदान देने के बाद भी क्या है? 7वां बड़ा योगदान है। जैसे जैसे इसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र में जिनसे लोगों की संख्या भागीदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे देश का जीडीपी बढ़ेगा। आगे चलिए, आइए। कहता है उपयोग और निवेश। कहता है नीचे उपयोग और निवेश में देखिए, कहता है निजी उपयोग जीडीपी का 61.5% रहा। निजी उपयोग जो है जीडीपी का 61% रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। कहता है सकल स्त्री पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई है। सकल स्त्री पूंजी निर्माण 7.8% की वृद्धि हुई है। कहता है कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। अब आ जाते हैं महंगाई, मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति के बारे में देखिए क्या कहता है। कहता है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई जो 1.7% रही है, क्योंकि भारत सरकार का एक रूल होता है 2 + -2 सॉरी 4 भारत सरकार का एक रूल रहता है 3 + -2 शायद सही रहता है। याद रखिएगा। 1.7% कहता है अब तक का न्यूनतम स्तर रहा है। अब डाटा देख के क्या कह सकते हैं, ठीक है। कहता है अप्रैल दिसंबर तक में औसत खुदरा महंगाई जो रही है 1.7% रही है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्र में। कहता है खाद्यान्न उत्पादन में 3577.3 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड स्तर प्राप्त किया। भारत कहता है खाद्यान्न उत्पादन यानी कि खाने वाला पदार्थ उत्पादन में 3577.3 लाख मीट्रिक टन का स्तर पर रहा है। कहता है मछली उत्पादन में हम लोगों को 140% की वृद्धि हुई है। मछली उत्पादन में हम लोग भागीदारी 140% रही है। कितना भागीदारी रही है? याद रखिएगा 140%। 140%। कहता है बागवानी उत्पादन में, याद रखिएगा, तो बागवानी उत्पादन में जो है हमारी बागवानी उत्पादन 367.72% मिलियन टन रहा है। कहता है वृद्धि बागवानी उत्पादन में जो है 367.72 मिलियन टन का भी उत्पादन अधिक हुआ। कहता है पीएम किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.9 लाख करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। पीएम किसान के तहत अब तक में 4.09 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। कहता है उद्योग और विनिर्माण में कहता है PLI के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की निवेश और 18.7 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 12.6 लाख करोड़ की नौकरी दी गई है। कहता है सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है किधर भाग गया। अगला देखिए क्या कहता है कि सेमीकंडक्टर में कितने परियोजना की भागीदारी है? कितनी परियोजना? 10 परियोजना। इसमें कितना बजट रखा गया? 1.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कहता है संरचना और कनेक्टिविटी में कहता है देखिए पूंजीगत व्यय बढ़कर 11.21 लाख करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय बढ़कर कितना हो गया? 11.21 करोड़ हो गया है। अगला कहता है देखिए हाईवे 10 गुना, हाईवे में जो है 10 गुना की वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुई? 10 गुना की वृद्धि हुई है। कहता है 5364 वर्ग किलोमीटर जो है हाईवे बढ़ा है, यानी कि हाईवे की 10 गुना बढ़ा है। 5364 वर्ग किलोमीटर हाईवे जो है नया हाईवे बना है। अगला देखिए हवाई अड्डा की संख्या 164 हो गई। हवाई अड्डा की संख्या कितना हो गई? 164 हो गई है। कहता है गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास। कहता है बहुयामी गरीबी 55.3% से घटकर मात्र 11.28% हो गई है। कहता है बहुयामी गरीबी क्या होता है? बहुत ज़्यादा गरीबी से घटकर 55.3 से घटकर 11.2 हो गई है। आगे देखिए सामाजिक सेवाओं पर खर्च जो होता है, सामाजिक सेवा के कल्याण के लिए जो कार्य खर्च होते हैं वो जीडीपी का लगभग 7.9% रहा है। कितना रहा है? 7.9% रहा। याद रखिएगा। देखिए ये तो इकोनॉमिक सर्वे है। हम लोग अब आ जाते हैं बजट में। बजट में क्या क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं बजट 2026-27 का। कहता है बजट 1 फरवरी को, कब? 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 9वीं बार रिकॉर्ड बना दिया। अभी तक 10वीं बार जो है 10 बार तक एक वित्त मंत्री जो है लगातार बजट पेश किए हैं। तो ये अपना 9वां बार बजट पेश किया निर्मला सीतारमण का। 2026 सरकार का बजट संसद किया गया। कहता है स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब रविवार को बजट पेश किया गया। कौन दिन था जिस दिन बजट पेश किया गया? वो रविवार का दिन था। कहता है प्रस्तुत किया गया बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही है। पिछले 12 वर्षों में जो है भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर का तहत लगभग 7% के आसपास रहा है, जो कि लगभग ठीक ठाक कह सकते हैं। अब देखिए इसमें मूल रूप से हम लोगों को डाटा याद रखना है कि वित्तीय अनुमान, ये अनुमान है सरकार के पास राजस्व की प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति, कुल व्यय,
पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, इतना याद आंकड़ा याद करना संभव नहीं है। तो मूल रूप से अगर आप याद रख सकते हैं तो राजस्व की प्राप्ति देखिए, पिछली बार जो 25-26 का सेशन था उसमें सरकार को 33,42,323 करोड़ रुपया की प्राप्ति हुई थी, राजस्व प्राप्ति हुई थी, यानी सारे टैक्स वगैरह मिला के सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ, 33,42,323 करोड़। इस बार कितना प्राप्त होने की संभावना है, तो इस बार संभावना है 35,33,01,50 करोड़, 35,33,01,50 करोड़। ये डाटा आपसे पूछ सकता है। अगला देखिए कहता है कुल भी है, अर्थात कुल खर्च सरकार का कितना होगा, कुल खर्च सरकार का होगा 53,47,315 करोड़। सरकार का कुल खर्च कितना होगा, 53,47,315 करोड़, 53,47,315 करोड़। याद रखिएगा कुल खर्च जो होगा सरकार का 53,47,315 करोड़, और आगे प्राप्ति होगी 35,33,01,50 करोड़। आगे देखिए मेन जो चीज़ इसमें पूछेगा आपसे, ये राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, ये चारों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 25-26 का, 26-27 का भी। तो देखिए राजस्व घाटा करता है, राजस्व घाटा जो 26-27 मतलब 25-26 में था, ये था 5,26,764 करोड़, 5,26,764 करोड़। इस बार कितना रहने का, 5,92,364 करोड़। सरकार को इस बार कितना राजस्व घाटा रहने की चांस है, मतलब जानमान है, तो 5,92,344 करोड़। उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा देखिए पिछली बार सरकार को कितना था, 21,08,613 करोड़, 21,000 करोड़, सॉरी हम करोड़ बोल रहे हैं, 21,813 करोड़, 21,813 करोड़। और उसके बाद जो है 99, इस बार कितना रहने का है, तो 99,642 करोड़, 99,642 करोड़ राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा हो गया। उसके बाद देखिएगा राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटा में क्या क्या हो जाएगा, तो पिछली बार जो सरकार का पिछले साल में तो 15,58,452 करोड़, 15,58,452 करोड़। इस बार जो है 16,95,768 करोड़ रुपया का राजस्व घाटा होगा। ठीक ना, ये यूपीएससी में पिछले साल सवाल पूछा भी था राजकोषीय घाटा के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा, देखिए प्राथमिक घाटा में जो होता है 28,04,154 करोड़। कितना हो जाएगा प्राथमिक घाटा, जो पिछले साल था 28,04,154 करोड़। इस बार कितना रहने का चांस है, तो इस बार रहने का चांस है 2,91,796 करोड़। इस बार कितना रहने का चांस है, 2,91,796 करोड़। याद रखिएगा। देखिए जैसे क्या होता है कि केंद्रीय राजस्व को हम 1 रुपया मान लें, तो 1 रुपया में पैसा कहाँ से आएगा, फिर खर्च कहाँ जाएगा, रुपया जाता कहाँ है। तो देखिए इसमें एक बार इसको देख सकते हैं आप लोग। कहता है रुपया कहाँ से आएगा, उधार एवं दय से, यानी जो बाकी है वो 24 रुपया वहाँ से आएगा, मतलब 24 पैसा वहाँ से आएगा, वहाँ से 24 पैसा आएगा। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसा आएगा, आयकर से 21 पैसा आएगा, निगम कर से 4 पैसा आएगा, केंद्रीय सीमा शुल्क से 6 पैसा आएगा, कर निम्न प्राप्ति 15 पैसा आएगा, सीमा शुल्क से 10 पैसा आएगा, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति 2 पैसा आएगा। ये 1 रुपया माना था, उसको अलग अलग भाग में जहाँ से पैसा आएगा। अब देखिए पैसा खर्च कहाँ होगा, तो पैसा खर्च कहाँ होने वाला है, तो ये देखना है। पैसा खर्च होगा देखिए करों और राज्यों में, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22 पैसा होगा, यानी 22 रुपया राज्यों में बांट दिया जाएगा। अगला देख लीजिए वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 7 पैसा खर्च हो जाएगा। केंद्रीय प्रेरित योजना में, केंद्र का योजना उसमें 8 पैसा खर्च हो जाएगा। ब्याज आदत की जो कर्ज है सरकार के ऊपर उसमें 20 पैसा खर्चा हो जाएगा। रक्षा बजट में जो रक्षा के सामान है उस पर 11 पैसा खर्च हो जाएगा। कहता है प्रमुख आर्थिक सहायता में 6 पैसा खर्च हो जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र योजना में 17 पैसा खर्च होगा। पेंशन में 2 पैसा खर्च होगा और अन्य में 7 पैसा खर्च होगा। तो याद रखिएगा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा। तो एक बार डाटा को याद करना जरूरी नहीं है, बस पढ़ लेना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कर्तव्य भवन में तैयार किया गया 3 कर्तव्य से प्रेरित है। ठीक ना, आप लोगों को भी पता होगा प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के कर्तव्य भवन रख दिया गया है। उसी में जो है बजट तैयार किया गया, तो उसके 3 कर्तव्य जो है बताए गए हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना, आकांक्षा को पूरा करना। दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। तो याद रखिएगा कितने कर्तव्य, 3। पहला कर्तव्य क्या है, आर्थिक विकास को गति देना, आकांक्षा को पूरा करना, फिर है सबका साथ सबका विकास। तो याद रखिएगा। देखिए आप पहला कर्तव्य को थोड़ा डिटेल में देखें। पहला कर्तव्य यह 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप को कार्य में करेगा। टोटल 6 क्षेत्र में पहला कर्तव्य को बांटा गया। पहला कार्य क्षेत्र क्या होता है, तो 7 रणनीति और सीमा क्षेत्र में विनिर्माण का विस्तार। 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्र में विस्तार। कहता है विरासत, उद्योग क्षेत्र और पुनर्निर्माण करना। चैंपियन MSMI बनाना, अवसंरचना पर सख्त बल देना, लंबी अवधि की ऊर्जा एवं स्थिरता को सुनिश्चित करना। 5वां क्या हो जाएगा, लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना। 6ठा हो जाएगा नगर आर्थिक क्षेत्र को विकसित करना। नगर आर्थिक क्षेत्र को क्या करना, विकसित करना। देखिए कहता है भारत में बायोफॉर्म हब बनने के लिए बायोफॉर्म शक्ति पहल एवं कहता है पहल के लिए 5 वर्ष हेतु 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन और 3 नए जो है औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा। कहता है भारत को ग्लोबल बायोफॉर्म हब बनने के लिए बायोफॉर्म शक्ति पहल के लिए 5 वर्ष हेतु 10,000 करोड़, कितना हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान की स्थापना। अगला देखिए कहता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2। याद रखिएगा, ये पहला नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन, अर्थात जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सामान होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सामान होगा, उसके लिए सरकार ने 40,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। आगे देखिए क्या कहता है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्धि है राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे का निर्माण। क्या करना, दुर्लभ पृथ्वी गलियारे। पूछ देगा दुर्लभ पृथ्वी गलियारे में कौन कौन सा स्टेट आएगा। पहला आ जाएगा उड़ीसा। याद रखिएगा दुर्लभ पृथ्वी गलियारे में कौन कौन सा स्टेट आएगा। याद रखिएगा दुर्लभ पृथ्वी गलियारे में कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा। पहला आएगा उड़ीसा, दूसरा आएगा केरल, तीसरा आएगा आंध्र प्रदेश, चौथा आएगा तमिलनाडु। पूछ सकता है कितने राज्य आते हैं दुर्लभ पृथ्वी गलियारे में, 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं, 4 राज्य। पहला कौन हो जाएगा, उड़ीसा। ध्यान से याद रखिएगा, पहला उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। याद रखिएगा ये एक चीज़ देख के आपको ये लग भी रहा होगा, ये जो है पूर्वी तट का राज्य है। किसका राज्य है, जैसे देखिए हम लोग भारत का ये हिस्सा होता है ना, ये वाले इसको बोलते हैं पूर्वी तट। क्या बोलते हैं, पूर्वी तट। याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं, तो ये जितने भी राज्य हैं आप देख लीजिए, उड़ीसा यहाँ स्थित है। अगला हो जाएगा आपका केरल, यहाँ स्थित है ये वाले क्षेत्र में बीच में। अगला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ स्थित है।
तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर में, और फिर आपका हो जाएगा तमिलनाडु खुद यहाँ स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये उड़ीसा हो गया। तो याद रखिएगा, तो ये पूर्वी क्षेत्र का चारों राज्य आता है इसके अंदर। तो पूछ लेगा दुर्लभ पेट्रोलियम किसके साथ में, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे समुद्र में दुर्लभ पेट्रोलियम। कहता है घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना। कहता है देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल केमिकल पार्क, आपको पूछ देगा केमिकल पार्क जो है किस आधार पे, किस आधार के मॉडल पे तैयार किया जा रहा है। क्लस्टर आधारित मॉडल, क्लस्टर आधारित मॉडल, क्लस्टर आधारित मॉडल, क्लस्टर आधारित मॉडल, मॉडल के आधार पर 3 केमिकल पार्क, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद पूछेगा प्राकृतिक रेशे के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। आपसे सवाल पूछे राष्ट्रीय फाइबर योजना का संबंध किस पदार्थ से है, तो प्राकृतिक रेशे, नेचुरल रेशे से किससे संबंध है। राष्ट्रीय फाइबर योजना का संबंध किससे है, राष्ट्रीय फाइबर योजना का संबंध किससे, राष्ट्रीय फाइबर योजना का संबंध किससे, राष्ट्रीय फाइबर योजना का संबंध किससे, प्राकृतिक रेशे से, प्राकृतिक रेशे से, प्राकृतिक रेशे से। ध्यान से याद रखिएगा। अगला देखिए कहता है 200 पुराने औद्योगिक समूहों में पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड। कहता है राष्ट्रीय रेशे योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता। याद रखिएगा, पूछ देगा राष्ट्रीय रेशे योजना, जब राष्ट्रीय फाइबर योजना पूछेगा प्राकृतिक रेशे किससे संबंध, राष्ट्रीय फाइबर योजना प्राकृतिक रेशे। मगर जब पूछ देगा आपसे राष्ट्रीय रेशा योजना, इसके तहत कौन कौन सा जो है फसल आता है, तो इसके अंदर फसल बोलेंगे, पहला आ जाएगा जूट, दूसरा आएगा रेशम, तीसरा आएगा ऊन। तो याद रखिएगा पहला क्या हो जाएगा जूट, दूसरा रेशम, तीसरा ऊन। तो कितने फसल राष्ट्रीय रेशा योजना के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो जूट, रेशम, ऊन, जूट, रेशम, ऊन, जूट, रेशम, ऊन। राष्ट्रीय रेशे योजना के तहत कौन कौन से फसल आते हैं, तो जूट, रेशम, ऊन में आत्मनिर्भर। कहता है पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.12 लाख करोड़ रुपया किया गया। पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत खर्च जो है उसको बढ़ाकर 12.12 लाख रुपया कर दिया गया है। अगला देखिए पूर्व में डाकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा। देखिए पूर्व में ये जो डाकुनी है ये है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से लेकर सूरत तक जो गुजरात में जो है ट्रेन का माल ढुलाई के लिए नई ट्रेन 7 प्रमुख रूट बनाई जाएगी ट्रेन के लिए स्पेशल। तो ट्रेन के लिए कौन कौन सा स्पेशल है देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मुंबई पुणे रूट, पुणे हैदराबाद रूट, हैदराबाद बेंगलुरु रूट, हैदराबाद चेन्नई रूट, हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई बेंगलुरु रूट, दिल्ली बनारसी रूट, याद रखिएगा। बनारसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एक बार इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिएगा अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिप लाइन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। कहता अगले 5 साल में सरकार की कितने नए जलमार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य है, तो 20। कितने नए जलमार्ग का, तो 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। कहता है किस प्लान के तहत, तो शिप लाइन निर्माण के तहत, शिप लाइन निर्माण के तहत, शिप लाइन निर्माण के तहत। कहता है खनिज क्षेत्र, खनिज समृद्ध क्षेत्र जैसे तालचेर और अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ना। जैसे मान लीजिए लैंडलॉक स्टेट है जैसे झारखंड हो गया या इस तरह की, तो कहता है ऐसे स्टेट जहाँ पे खनिज तो अधिक मात्रा में है मगर वो समुद्र के किनारे नहीं है, बंदरगाह के किनारे नहीं है। कहता है ऐसे राज्यों को जो है बंदरगाह से जोड़ने के लिए नेशनल वे 5 बनाया जाएगा उड़ीसा में। कहाँ बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे 5। तो पूछ सकता है नेशनल हाईवे 1 कहाँ है, तो हल्दिया से कोलकाता, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, और नेशनल NW1 है हल्दिया से कोलकाता, हल्दिया से कोलकाता उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल। जबकि NW5 अर्थात नेशनल वे 5 कहाँ बनेगा, तो उड़ीसा में। कहाँ बनेगा, उड़ीसा में, याद रखिएगा। NW5 कहाँ बनेगा, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा कर्तव्य में क्या क्या दिया गया है। कहता है इसका दूसरा कर्तव्य में क्या, मानव क्षमता और आकांक्षाओं, मानव क्षमता और आकांक्षा, मानव का जो क्षमता और आकांक्षा क्या हो सकता है। कहता है 5 साल में 1 लाख संबंध स्वास्थ्य पेशेवर की भर्ती। कहता है 5 साल में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर की जो है भर्ती की जाएगी। अगला देखिए कहता है आयुष शिक्षा अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान। कहता है आयुष शिक्षा अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान की संस्थान। कहता है 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों का शिक्षा का अवसर। कहता है 15,000 स्कूल खोले जाएंगे देश में और 500 जो है कॉलेज की संरचना फैलाई जाएगी। कहता है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, कहता है ग्रैंड क्रिएटर लैब्स की स्थापना, ग्रैंड क्रिएटिव लैब्स की स्थापना। दूसरा में कहता है 12 सप्ताह में 10,000 पर्यटक गाइड प्रशिक्षण। कहता है 12 सप्ताह के अंदर लगभग 3 माह, कितना हो जाएगा, 3 महीने के अंदर 10,000 पर्यटक वर्ग आते हैं उसको गाइड करने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। कहता है 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभात्मक विकास। क्या हो जाएगा, 15 जो पुरातात्विक स्थल होता है, ठीक ना, जहाँ से प्राचीन चीज़ों की साक्ष्य वगैरह मिलते हैं उसको पुरातात्विक स्थल कहते हैं, तो उसको अनुभात्मक विकास। कहता है खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ और अगले दशक तक में खेल परिस्थिति तंत्र। आपको पता होगा खेल में इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है एथलीट वगैरह सब में, तो भारत में खेलो इंडिया मिशन के तहत जो है अगले दशक तक में खेल परिस्थिति तंत्र में क्या करना है, सुधार लाना है। तीसरा कर्तव्य में आइए देखिए, तीसरा कर्तव्य में क्या क्या दिया गया। कहता है समावेशी विकास। याद रखिएगा मेन थीम ही बहुत बड़ा चीज़ है। कहता है सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका। समावेशी विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबके साथ सबका विकास। कहता है किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास। अगला कहता है AI आधारित एग्री स्टॉक पोर्टल, AI से आधारित एग्री स्टॉक पोर्टल बनाया जाएगा। कहता है दिव्यांगजनों और मानसिक स्वास्थ्य जैसे लोगों को IT और आतिथ्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना दिए जाएंगे। अगला कहता है देखिए उत्तर भारत में NIMNS2 की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत में NIMNS2 की स्थापना की जाएगी। कहता है चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता दी जाएगी। जो किसान इस तरह की फसलें, चंदन की फसल, कोको फसल, काजू फसल की खेती करते हैं उसको सहायता दी जाएगी। कहता है रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को संशोधन की जाएगी। रांची झारखंड में, तेजपुर असम में, यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को संशोधन की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बोध सर्किट का विकास और 40,000 नई बसें की शुरुआत की जाएगी। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तटीय गलियारा बनाया जाएगा। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर पूर्वी तटों का औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। अगला देखिएगा कहता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बोध सर्किट का विकास। करता है 16वें वित्त आयोग। याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है, अरविंद पनगड़िया। इस तरह से याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था NK सिंह। कौन था, NK सिंह। ये था 15वें वित्त आयोग का। याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। 15वें का NK सिंह। कहता है 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख रुपये की सहायता। कहता है वो जो 20% उसमें तो मिलेगा ही।
देखिए 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को जो है कम से कम 1.4 लाख रुपया की अलग से सहायता दी जाएगी। कहता है 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी में 6% से बढ़ाकर उसको 12%, यानी विकसित भारत का लक्ष्य रखा 2047 तक। तो कहता है अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% जो वर्तमान में उसको बढ़ाकर 12% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, इस घटाल को आप जितना जल्दी याद कर सकते हैं उतना जल्दी याद कर लीजिए, और जितना याद रखिएगा उतना फायदा। राजकोष से घटा दिया जीडीपी का 4.3% अनुमानित, राजस्व घटा 1.5% अनुमानित, प्राथमिक घटा 0.7% अनुमानित, प्रभावी राजस्व घटा जीडीपी का 0.3% अनुमानित, राजस्व राजकोषीय घटा 4.3% अनुमानित। देखिए राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.3% अनुमानित, राजस्व घाटा 1.5% अनुमानित, प्राथमिक घाटा 0.7% अनुमानित, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% अनुमानित। ये टैक्स का स्लैब है, अब इसको चेंज कर दिया गया है, आप समझ भी सकते हैं। जैसे 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगता था, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स लगता था, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स लगता था, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स लगता था, 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से अधिक वाले पर 30% का टैक्स लगता था। देख लीजिए अगला क्या कहता है, बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ लगभग भूमि गरीबी से बाहर। कहता है बजट 26-27 जो बनाया गया, इसमें डाटा दिया गया कि लगभग पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगला क्या कहता है, देखिए कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाई पर जो है टैक्स मुक्त कर दिया है। 17 को दवाई पर क्या कर दिया है, कर मुक्त कर दिया। कहता है मूल्य सीमा शुल्क, यहाँ तक कि टैक्स मुक्त नहीं किया उसको, अगर बाहर से दवाई आ रहा है तो उस पर सीमा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, सीमा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, खास करके कैंसर रोगियों के लिए। याद रखिएगा कितना दवाई, 17 दवाई, याद रखिए कितनी दवाई पर, 17 दवाई पर। कहता है देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो एंटरसाइज रांची में स्थापित किया जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ स्थापित की जाएगी, रांची में। कहाँ स्थापित की जाएगी, रांची में, याद रखिएगा। अगला देखिए इसमें क्या आता है, इसमें रियल बजट के बारे में चर्चा किया गया है, रियल में क्या क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। कहता है कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। तो 26-27 में अनुमानित बजट जो है कुल 53,47,315 करोड़ है। बजट कितना है, 53,47,315 करोड़। वर्तमान सरकार का जो है बजट कितना है, 53,47,315 करोड़। ब्याज में देखिए अब ये पैसा खर्च कहाँ होगा, तो ब्याज में कहाँ जाएगा पैसा, ब्याज में कितना जाएगा, 14,03,972 करोड़। परिवहन में 5,98,520 करोड़, रक्षा में 5,94,585 करोड़, प्रमुख सब्सिडी में 4,10,395 करोड़, पेंशन में 2,96,214 करोड़, ग्रामीण विकास में 2,73,108 करोड़, गृह संचार में 2,55,234 करोड़, कृषि कार्य संबंध में 1,62,671 करोड़, शिक्षा में 1,39,289 करोड़ खर्च होगा, ऊर्जा पर 1,09,029 करोड़ खर्च होगा, स्वास्थ्य पर 1,04,599 करोड़ खर्च होगा, और शहरी विकास पर 85,522 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अगला देखिए कहता है आईटी दूरसंचार में भी, इसमें भी कुछ दिया गया है। आईटी दूरसंचार में 74,560 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, वाणिज्य उद्योग में 70,296 करोड़, सामाजिक कल्याण में 62,262 करोड़। उसके बाद क्या कहता है, कर प्रशासन में 45,500 करोड़, विदेशी मामला पर जो है 22,192 करोड़ खर्च होगा, वित्त मामला पर 20,649 करोड़ खर्च होगा, और पूर्वोत्तर के विकास में अलग से पूर्वोत्तर स्टेट को जो है सरकार के द्वारा रिफंड मिलता है, इसमें 6,812 करोड़। इस तरह भारत में टोटल खर्च जो होगा, भारत में टोटल खर्च होगा 55,06,021 करोड़ खर्च होगा, और बजट हमारा कितना है 53,47,000 का, 53,47,000 का, लगभग 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो ये कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।